नमस्कार दोस्तों हम समझने वाले हैं एनसीईआरटी के अंतर्गत कि दर्पण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और दर्पण के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दर्पण क्या होता है। दर्पण को यदि हम समझें तो एक गोले का, मान लिया ये हमारे पास एक गोला है, इसका अगर कुछ भाग काट लिया जाए तो दर्पण क्या होता है, गोले का, किसी गोले का, यानी ये हम इस गोले का इतना भाग हम कट कर लें और इसके एक साइड में कलाई कर दी जाए या फिर कुछ पेंट जैसा कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण। तो दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक साइड पे कलाई होती है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि दर्पण होता क्या है। दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक तरफ कलई की जाती है, या तो उभरे हुए भाग पे कलई होगी या तो फिर दबे हुए भाग पे कलई होगी। तो अब हम समझेंगे, सब हमें ये समझ में आ गया कि दर्पण होता क्या है। किसी भी गोले का कटा हुआ भाग जिसकी एक ओर कलई होती है उसे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। अब इसके बाद हम समझेंगे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो दर्पण को ये देखा जाए तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दर्पण के इसके प्रकार कितने होते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। तो दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। अब इसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि ये भी गोले का कटा हुआ भाग और ये भी गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो जिस गोले का, ये गोला है और एक ये गोला है, इस गोले का हमने इतना भाग सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ले लिया और इस गोले का एक इतना भाग, इतना यहाँ से यहाँ तक ले लिया। चलिए, ये एक गोला है, इसका इतना भाग हमने ले लिया और इसका हमने इतना भाग ले लिया। तो अब हम समझेंगे कि जिस गोले के कटे हुए भाग में ऊपरी भाग में या उभरे हुए भाग पे कलाई होती है उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। यदि किसी कटे हुए गोले के दबे हुए भाग पे कलाई होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। तो जिसमें उभरे हुए भाग में कलाई होती है, अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग में कलाई होती है। और इसमें किसमें, इसमें दबे हुए भाग में कलई होती है। तो जिस दर्पण के उभरे हुए भाग में कलई होती है उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे और जिस दर्पण के दबे हुए भाग में कलई होती है उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे। तो अब इसके बाद हम समझेंगे कि दर्पण के कुछ बिंदु होते हैं कि इसमें कौन सा बिंदु मुख्य अक्ष का क्या होता है और दर्पण का ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है। तो सबसे पहले हमने देखा दर्पण क्या होता है। दर्पण किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसकी एक ओर कलई होती है। और दर्पण के प्रकार, दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसके उभरे हुए भाग में कलई होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण जिसके दबे हुए भाग में कलई होती है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अब हम देखेंगे दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए देखते हैं हम दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दर्पण के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। जैसे मान लिया ये एक दर्पण है, अब देखा जाए तो ये कौन सा दर्पण हो गया, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण, इस दर्पण के जो ये मध्य बिंदु होता है, दर्पण का मध्य बिंदु, इसको हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, दर्पण के किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब दर्पण का ध्रुव के बाद एक बिंदु हमारे पास आता है वक्रता केंद्र। अब हम समझेंगे कि वक्रता केंद्र क्या होता है। तो ये जो दर्पण है
ये गोले का कटा हुआ भाग है। मान लिया ये गोला इस साइड इस तरह था, इस तरीके का एक गोला था जिसका ये कटा हुआ भाग है। तो इस गोले का कोई केंद्र होगा, यहाँ पे मान लिया इसका केंद्र था। तो दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है कि दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है और ध्रुव क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो हमें दो चीज समझ में आ गई, एक ध्रुव क्या होता है और एक वक्रता केंद्र। अब इसके बाद हम एक देखेंगे मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा। अब चलिए इसको हम रफ कर दें। ये केंद्र है, ये ध्रुव, ध्रुव को पोल बोलते हैं। ये ध्रुव है और ये केंद्र है। दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया मुख्य अक्ष। तो हमने तीन चीज देखी कि ध्रुव क्या होता है और वक्रता केंद्र क्या होता है और मुख्य अक्ष क्या होता है। तो दर्पण का ध्रुव, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और दर्पण जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये तीन चीज़ें हमने देखा। चलिए इसके बाद हम एक और देखते हैं, फोकस बिंदु या फिर मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? तो दर्पण के केंद्र और इसके ध्रुव के मध्य बिंदु को, दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो फोकस क्या होता है? दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र के मध्य बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब मुख्य फोकस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये मान लिया हम कोई किरण इधर से इधर आ रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर है, और दर्पण में टकराने के बाद परावर्तन के पश्चात ये जिस बिंदु से निकलती हैं या जिस बिंदु से जाती हैं उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। ये इधर से गई और इधर दर्पण से टकराने के बाद इधर निकल गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो हम ये समझेंगे कि फोकस बिंदु वो होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम मुख्य फोकस। अभी हम अवतल दर्पण देख रहे हैं तो इसमें मिल रही हैं, लेकिन जब हम उत्तल दर्पण देखेंगे तो उसमें मिलती नहीं है, मिलती हुई सिर्फ प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। तो ये चार बिंदु हमने देखा है कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है और वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है और मुख्य अक्ष क्या होता है। ये चार कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो दर्पण से संबंधित हैं। और दर्पण पे एक होती वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। अब हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि इस पे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये देखा जाता है कि यदि कोई वस्तु इधर रखी है और इसका प्रतिबिंब भी इसी साइड बन रहा है, यदि प्रतिबिंब इसी साइड बन रहा है तो इस तरफ प्रतिबिंब बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जिस साइड वस्तु रखी होती है उसी तरफ यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। अगर वस्तु इस तरफ रखी है और प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है तो इस तरफ बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। बनेगा नहीं, सिर्फ बनता हुआ प्रतीत होता है। तो हम समझेंगे कि जिधर वस्तु रखी जाती है उधर प्रतिबिंब बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरी तरफ बनने वाला आभासी प्रतिबिंब होता है। तो चलिए हम ये देखते हैं कि इस पे कुछ एक दो प्रतिबिंब बना के देखते हैं कि किस तरीके से इस पे प्रतिबिंब बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण पे, चलिए इससे पहले हम समझते हैं कि मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस क्या होता है? तो किसी भी दर्पण में
ये एक दर्पण है हमारे पास, और ये दर्पण का ध्रुव है, और इधर दर्पण का केंद्र है। ये दर्पण का केंद्र है और ये दर्पण का ध्रुव है। अब देखेंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है। तो परावर्तन, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। तो ये बिंदु कहाँ पे मिल रही, इस जगह पे मिल रही, तो इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो दर्पण में परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। तो हम ये समझेंगे कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो सदैव परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकलती हैं। तो जब हम सबसे पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाएंगे तो उसको हम कहाँ से निकालेंगे, मुख्य फोकस से निकालेंगे। तो मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस मेनली हम ये समझेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा अब प्रतिबिंब दो तरीके से बनता है, एक उत्तल दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है और एक अवतल दर्पण पे प्रतिबिंब बनता है। तो हम देखेंगे कि अवतल दर्पण में किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब का बनता है। ये एक उत्तल दर्पण है जिसके दबे हुए भाग पे कलाई होती है। अब यदि इसके इस भाग पे कलाई है तो ये इस गोले का कटा हुआ भाग होगा। तो इसके पहले बाद इसके मध्य बिंदु को हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। और इस जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसको मिलाने वाली एक सीधी रेखा को हम क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। तो अब इस पे हम चाहे जहाँ पे वस्तु इधर ही रखी जाएगी, तो वस्तु जब इधर रखी जाएगी, वस्तु को हम कहीं भी रखें तो ये, और इसका फोकस बिंदु कहाँ होगा, ध्रुव तथा केंद्र के मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। ये इसका फोकस बिंदु है। तो जब ये कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दर्पण से टकराएगी तो हमने समझा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण पे परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये किरण कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगी। लेकिन अब हम ये समझेंगे कि ये किरण निकलती नहीं है, सिर्फ निकलती हुई प्रतीत होती है। ये किरण निकलती हुई प्रतीत होती है और ये दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो ये पहले तो इधर वास्तविक जाएगी और इसके बाद इधर क्या हो जाएगा, आभासी चली जाएगी, इस प्रकार चली जाएगी। तो ये कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे मिल रही हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब बन गया। तो इसका प्रतिबिंब पहली बात हम कैसा बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा क्योंकि वस्तु इस साइड रखी है और प्रतिबिंब किस तरफ बनना है, इस तरफ। तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। आभासी होने के साथ साथ हम ये देखेंगे कि सदैव वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और कहाँ पे बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के मध्य बिंदु पर बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के मध्य, फोकस के मध्य बनेगा। तो हम इस वस्तु को चाहे इधर रखें, चाहे इधर रखें, चाहे इधर रखें, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सदैव ध्रुव तथा फोकस के मध्य बिंदु पर बनता है। और यदि ये पूछा जाए कि किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, तो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है। सदैव प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा और सदैव कहाँ पे बनेगा, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच बनेगा। तो हमने ये समझा कि अवतल उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार। अब जब हम अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब को पढ़ेंगे
तो उसमें 6 स्थितियाँ हैं कि 6 की 6 स्थितियों में प्रतिबिंब अलग अलग बनता है। उसके द्वारा कभी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है और कभी आभासी बनता है। तो यदि ये पूछा जाए कि किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों बनता है, तो अवतल दर्पण है, और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी बनेगा। चलिए धन्यवाद। अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हम अगले वीडियो में देखेंगे।